अ, मैं चाहूँगा कि जो हमारे मेंबरान हमारे साथ शामिल हैं, ये अपना तारुफ करवा दें। लाजमी तौर पे ये मेंशन करें कि इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। जी ये यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हैं, यानी बीएस करने के बाद एमफिल में जा रहे हैं, या दरस इंजामी से एमफिल में जा रहे हैं, ताकि बात करने में आसानी हो जी। और इनकी तफहीम बिल्कुल भी है और मुझे मुखातिब करने में आसानी हो जाए। बिल्कुल सही, बेहतरीन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शोहर ऑनलाइन कुरान नाम से, उनसे गुजारिश है काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रो पेश कीजिएगा, अपना तारुफ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। जामिया शफ़िया लाहौर से ज़रा ऊंचा फ़राग़त है। बोले, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। जामिया शफ़िया लाहौर से मेरी फ़राग़त है। और तालीमी बैकग्राउंड 1 साल तख़स्सुस लुग़ा अल अरबिया है, और साथ में तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह है। और असरी जो तालीम है वो एफ़ए तक है, और 6 माह इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी किया हुआ है। ये मेरी तालीम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तौकीर हुसैन साहब। जी हजरत बोले आप। आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। आवाज आई अब? आपको उनकी आवाज़ आ रही है उजैर साहब? नहीं, मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही जी, तो अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी वालेकुम तो सलाम जी, अस्सलाम बोले। वालेकुम, आवाज आई? जी जी जी, तौकीर अभी साहब, आ वालेकुम गया। सलाम। जी, क्या हाल है सबका? तबीयत ठीक है? अच्छा, मैंने ना 2026 के अंदर ही तंजीम तंजीमुल इमदाद से दरसनामी कंप्लीट किया है, और आगे एमफिल में एडमिशन फॉर्म फिल किया था शकील साहब की दरखास्त से। बस यही क्या था कि तालीमी बैकग्राउंड तो यही है कि दरसनामी मुकम्मल है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक ठीक है। जी, ये कारिया उम्मी जरवली साहिबा। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अरे, जी मैंने दरस निज़ामी किया है, और उसके बाद एचएससी करवा ली है, लेकिन एफए से आगे नहीं पढ़ा है। ठीक बीएस है, नहीं किया। ठीक जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा हसन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उसामा हसन के नाम से आईडी है या हसान है? अच्छा चले, ये उजैर तो भाई जरा शुरू करें, ये आप शुरू उठाना करें। है, लेकिन काइंडली। ये कह रहे मेरी कॉल अनम्यूट नहीं हो रही है। ये जो ऑडियो वाला माइक का निशान है, उस पे आप क्लिक करें। जी आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। सर कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हिफ़्ज़ किया हुआ है अरबी एजुकेशन से, और किरत का कोर्स भी किया हुआ है। और 2026 इसी साल जनवरी में मेरा जामिया शिफ़ी से फ़राग़त है। ठीक और है। 80 तरीक़ जो है मेरी एफ़ए है। एफएम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी उजैर साहब, आप आगे कंटिन्यू करें। जी, बहुत शुक्रिया जी सबक आपका। बहुत शुक्रिया। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी होने लगी है अभी, बिल्कुल हो गई है। जी। अच्छा जी, ये स्टार्ट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
सबसे पहली बात, जामिया पंजाब पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इदारा है, और इसको उम्मुल जामियात कह लें आप। इसमें जो फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है, ये दो डिपार्टमेंट में तकसीम होती है। जो इसका असल डिपार्टमेंट है वो है इस्लामिक इंस्टीट्यूट, और दूसरा इसका डिपार्टमेंट आता है शेख जायद इस्लामिक सेंटर। और इन दोनों का मकसद जो है वो ये था, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट है वो मुरवजा उलूम और जो जदीद उलूम से हट के असल माखज़ थे उनको जमा करना और उन पे काम करना। जबकि शेख जायद इस्लामिक सेंटर जो है ये इसका एक इस्लामी उलूम को जदीद इम्तिजाज देना और इसको तरक्याती और टेक्नोलॉजी दौर के साथ हम आहंग करना, ये इसके मकासद में शामिल है। बिल्डिंग इन दोनों की एक जैसी है। और शेख जायद जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के तवस्सुत से पाकिस्तान में ये इदारा कायम हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वो इंस्टीट्यूट का है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शेख जायद इस्लामिक सेंटर का है। अच्छा, यहाँ पे मैं तलबा को ये बताना चाहता हूँ कि इन सब ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अगरचे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट जो है वो शेख जायद इस्लामिक सेंटर है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। ये जो इब्तदाई तारुफ करवाने का मकसद था वो भी ये था। अमूमन तलबा इस चीज़ में गलती कर जाते हैं समझने में, और इंस्टीट्यूट का और शेख जायद का ना उनको ज़रा कन्फ्यूजन आ जाती है। तो यहाँ पे समझाने का मकसद और तारुफ करवाने का मकसद ये था कि ये वाज़ेह रहे कि आपने जो प्रोग्राम अप्लाई किया हुआ है वो शेख जायद इस्लामिक सेंटर है। अब हम आगे चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ, और हम तारुफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बात याद रखें, एम फिल का टेस्ट कोई भी यूनिवर्सिटी लेती है, एचईसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और जामिया पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके जो इस्लामिक डिपार्टमेंट है वो भी, इसके टेस्ट कंडक्ट करने का पैटर्न दो तरह से होता है, यानी दो चीज़ें इसमें आती है। एक टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा इसका पोर्शन होता है जनरल पोर्शन, जिसे हम जीआरई बेस कह देते हैं, या जनरल पोर्शन इसको कह देते हैं, या इसका हम कोई और नाम रख लें। जिस तरह अभी रिसेंटली एचईसी ने लैट का एक टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी बेसिकली यही टेस्ट था। अच्छा, इसमें होता क्या है, 70% जो है वो आपका सब्जेक्ट बेस होगा, और 30% जो है वो आपका जनरल पोर्शन होगा। और इसमें ना मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ मजीद वाजे कर दूँ, ये टेस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती, ये चीज़ हमेशा आप याद रखें। ये टेस्ट आपका कंडक्ट करना होता है डिपार्टमेंट ने। आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है उस डिपार्टमेंट ने आपका ये टेस्ट कंडक्ट करना है। इसकी नंबर की रेशो और टोटल टेस्ट के जो नंबर है वो डिपार्टमेंट खुद से तय करता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट जो है वो 50 नंबर का टोटल टेस्ट लेता है, उसमें से 30 नंबर आपके सब्जेक्ट के चले जाते हैं और 20 नंबर आपके जीआरई पोर्शन में चले जाते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। बाज दफ़ा यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, यानी डिपार्टमेंट ऐसा कर देता है कि वो आपका टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का ले जाता है, यानी टोटल आपके नंबर जो है वो 100 होते हैं, और 100 में से 50 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट के आ जाते हैं, 50 नंबर जो है वो आपके जीआरई बेस आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ एक और भी समझ लीजिए। ये जो अलग अलग डिवाइड किया जाता है ना, इसका मकसद ये होता है कि आपने दोनों पोर्शन में से पास होना है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका सब्जेक्ट में से नंबर है 50 में से 48 नंबर आ गए हैं उसके, लेकिन जीआरई के पोर्शन में उसके आए हैं 50 में से 15 नंबर, तो वो बच्चा फेल है। वो अपना इंटरव्यू के लिए जो है उसको कॉल नहीं की जाएगी, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इन दोनों में पास होना उसके लिए जरूरी है, यानी जीआरई वाले पोर्शन में भी और सब्जेक्ट वाले पोर्शन में भी, इन दोनों में पास होना जरूरी है। आई थिंक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह 50 नंबर भी हो तब भी दोनों में पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये ले लें, अगर कोई शख्स या स्टूडेंट जो है या स्कॉलर जो है वो 50 नंबर ले लेता है, 50 में से वो 40 नंबर जीआरई के पोर्शन में ले लेता है, और सब्जेक्ट में वो लेता है सिर्फ 15 नंबर या 10 नंबर, तो वो तब भी फेल होगा। यानी इन दोनों को पास करना जरूरी है, और दोनों में जब आप पास करेंगे, आपके पासिंग मार्क्स होंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट वाइज पोर्शन जो है उसमें क्या कुछ होगा, और जीआरई वाला जो पोर्शन है उसमें क्या कुछ होगा। तो सब्जेक्ट वाइज जो पोर्शन होता है उसमें यहाँ पे मैंने मेजर 3 चीजें लिखी हुई हैं।
सबसे पहले नंबर पे कुरानिक साइंसेस, दूसरे नंबर पे हदीस साइंसेस, और तीसरे नंबर पे फिक एंड उसूल फिक। ये तीन मैंने यहाँ पे ना हाइलाइट्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसमें ये चीज देख लें, हदीस कुरान जो है, कुरान में क्या कुछ आ सकता है। चूंकि यहाँ पे हमारे जो मुखातिबीन हैं ये सारे के सारे मदरसा बैकग्राउंड से हैं और दरस निज़ामी किए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लूंगा, मैं तफसील नहीं बताऊंगा। कुरानिक साइंसेज में आ जाएगा, अल्लाह आपको भला करे, तफसीर आ जाएगी, उसूल तफसीर आ जाएगा, उसूल किरात आ जाएंगे। और इसके अलावा जो कुरान मजीद के उलूम हैं, जैसे कुरान मजीद का एजाज है, इसी तरह कुरान मजीद की फसाहत, बलागत, इस तरह के ना कोई एक आधा सवाल। और वो सवाल किस अंदाज का होगा, वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, आपने लिख के उसका जवाब देना है। वो एमसीक्यूज टाइप नहीं होगा, आपने लिख के उसका जवाब देना है। और इसी तरह हदीस है, हदीस में इस्तिलाहात आ जाती हैं। इस्तिलाहात में सही कौन सी है, मुरसल कौन सी है, मौसल कौन सी है, मुअल्लक कौन सी है, और गरीब कौन सी है, मुतवातर की शराइत क्या है, इस तरह के सवाल। इसी तरह इजाजा और जो मनावला है उसका क्या तरीकाकार है, हदीस अखज करने के क्या तरीकाकार है, हदीस को रिवायत करने के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये वाले जो सवालात हैं, ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल आते हैं। ये कोई तफसीली सवाल यूनिवर्सिटी नहीं देती। एंट्री टेस्ट में हमेशा ये वाले सवालात जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस अंदाज से आएंगे जिस तरह एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है या 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तीसरे नंबर पे फिक आ गई। और फिक में खुसूसी तौर पे जो आपने चीज देखनी है वो है फिकुन नवाजिल। फिकुन नवाजिल से मुराद जो जरीद और पेश आमदा मसाइल हैं वो वाले। और इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें, जो आपने फिक में पोर्शन देखना है वो इस चीज की तरफ से भी देखना है, मुआशियात। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने टेस्ट दिया था तो उस वक्त हमें ये सवाल किया गया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूद का मुतबादिल क्या दिया है, यानी मुआशियात के बारे में पूछा गया, सूद का मुतबादिल अल्लाह ताला ने क्या दिया है। इसी तरह गर्दिश दौलत के हवाले से कोई आयत लिखे, ये मुआशियात का थोड़ा सा पोर्शन भी इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, वो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आप अपने पास वो पॉइंट पॉइंट ले लें, उसको नोट कर लीजिए। जो सवालात हैं इसमें तकाबले दियान का भी कुछ पोर्शन आ जाएगा। तकाबले दियान के जो सवालात हैं वो आपके साथ ऑलरेडी फाइल जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी गई है, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं और जो पास पेपर्स के सवालात हैं वो मेंशन है, उनको आप लाजमी देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ उसूल तहकीक। असूल तहकीक क्या है, असूल तहकीक में ये चीज़ें शामिल होती हैं। आपसे मसादिर के बारे में पूछा जाएगा, मसादिर किसे कहते हैं, मराजे किसे कहते हैं, और मसादिर और मराजिज, मराजे जो है ये इनसे किस अंदाज से अखज किया जाता है और क्या कुछ देखा जाता है, ये हम मैंने इसकी एक अलग स्लाइड बनाई हुई है, उस पर हम वहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और अगले पोर्शन से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। अ, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है ना, शेख जायद इस्लामिक सेंटर और इसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, इन दोनों का पैटर्न ये सेम होता है। तकरीबन इन दोनों में ना एक जैसा ही पेपर होता है, एक जैसे से मुराद पैटर्न एक जैसा है। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें, आयत का तर्जुमा। और इसके साथ बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी चूँकि डिपार्टमेंट पॉलिसी होती है, तो डिपार्टमेंट बाज़ दफ़ा ऐसा कहता है कि आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दे देता है कि आप इंग्लिश में, इंग्लिश का पैराग्राफ है उसका आप उर्दू में तर्जमा करते हैं। और इसी तरह एक आयत होती है उसका आप जो है वो उर्दू में तर्जमा करेंगे। और इसके साथ एक और सवाल आ जाता है, वो ये है कि अरबी का एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर आपने एराब लगाने हैं और उसका उर्दू में तर्जमा करना है। तो ये आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है। टोटल चीज़ें सब्जेक्ट में से इन्हीं चीज़ों में से आएंगी जो आपको बता चुका हूँ, हदीस, उसूल हदीस और फिक और तकाबले दियान, आयत का तर्जमा, हदीस का तर्जमा, और इसके साथ अरबी का एक पैराग्राफ होगा उसकी इबारत और तर्जमा, और बाज़ दफ़ा इंग्लिश का एक पैराग्राफ भी शामिल किया जाता है। और इसके साथ आपने ये चीज़ भी शामिल करनी है कि इनकी तैयारी के लिए आप क्या करें। तैयारी के लिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास जो पास पेपर्स हैं वो गुलदस्ता मुआवने इम्तिहान, वो भी ग्रुप में शेयर है। और इसी तरह मौलाना शकील साहब ने काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं इस सिलसिले में वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तैयारी के लिए वो आपके पास बेहतरीन सोर्स है, आप उनको देखिए और उनकी तैयारी कीजिए। अच्छा जी, अगला पोर्शन हमारा आता है जीआरई बेस। जीआरई क्या होता है, इसको समझ लें पहले। जीआरई जो है
ये एक कह लें कि जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई अजीब कथा नहीं होती। इसमें असल में जो चीज पूछी जाती है या जो चीज परखने का मकसद होता है वो ये है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आप अपने जहनी सतह किस सतह पे आप खड़े हैं, आप क्या इस काबिल हैं कि आपको दाखिला दिया जाए। और इसके साथ साथ ये जो जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है इसमें बेसिक से सवाल होते हैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल जानने के लिए। और इसमें आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक होगी एनालिटिकल रीजनिंग और इसके साथ साथ आपसे इंग्लिश के कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, रेशो के सवाल पूछ लिए जाएंगे जिसे हम तनासुब कहते हैं। और ये वो सवाल हैं जो अमूमन पांचवी और उसके बाद 10वीं से पहले पहले छठी सातवीं और आठवीं में सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल होंगे जैसे कि यहाँ पे हमारे एक सवाल मैंने बतौर मिसाल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सवाल ये है कि एक आर्काइव है जिसमें कुल मखतूतात 150 है। अगर 24% फारसी में हो तो फारसी मखतूतात की कुल तादाद क्या होगी। यानी एक लाइब्रेरी है उसमें टोटल मखतूतात 150 हैं, उनमें से 24% जो हैं वो आपके फारसी के हैं। तो आपने इसका जवाब कैसे लेना है, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। फार्मूला इसका ये है कि 24 को आप 100 में तकसीम करें और इसको मल्टीप्लाई टोटल तादाद के साथ कर दें, ज़रब दे दें। जो जवाब आएगा वही आपका असल जवाब है। यानी टोटल जो आपके पास आर्काइव में या लाइब्रेरी में जो टोटल मखतूतात हैं वो बनते हैं टोटल 150। और उनमें से जो है वो 24% फारसी के हैं। तो आपने 24 को 100 पे तकसीम करना है और उसको आपने टोटल के साथ ज़रब देनी है। जो आपका जवाब आएगा यही आपका दुरुस्त ऑप्शन दुरुस्त जवाब होगा। जैसे यहाँ पे 36 बनता है तो 36 किताबें जो है वो फारसी की हैं। इसके अलावा बाकी जो दीगर मखतूतात हैं वो और जुबानों के हैं। तो एक तरह का जो जीआरई का क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है, रेशो आपसे पूछी जाती है। अगर इतने फीसद हो तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। ये जो है वो मैथमेटिक के मुतालिक होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप इसको कहा जाता है, ये उसके मुतालिक होता है। और इसमें इसी तरह के सवाल आते हैं, आपसे रेशो पूछ ली जाती है, जमा और तकसीम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये वाली चीजें जो है इसमें इसी तरह के दूसरा सवाल भी है। अगर हदीस की 120 किताबें हों और कुल तादाद जो है 4 और 3 की रेशो है इसमें, यानी 4 किताबें जो है वो हदीस की हैं और फिक की जो है दो 3 है, फिक और हदीस की किताबों का तनासुब क्या होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं तनासुब वाले वो यहाँ पे इसका ना जवाब भी सामने पेश किया गया है। तो आप वो जवाब भी देख लीजिए। यानी आपने उसका टोटल तनासुब निकालना होता है। तो ये जो पांचवी छठी के सवाल हैं ये उस तरह के सवाल होते हैं। और इसमें तनासुब तकसीम बाज दफा जमा के सवाल आ जाते हैं, बाज दफा माइनस के आ जाते हैं, बाज दफा इसमें कुछ जबरा की मसावात पूछ ली जाती है और वो एक मसावात दे देते हैं और कहते हैं आपसे कि आप एक्स की कीमत निकाल लें, वाई की कीमत निकाल लें। इस तरह के जो सवाल हैं ये जीआरई पोर्शन का सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाती है एनालिटिकल रीजनिंग। आप इसको उर्दू में अगर आप समझना चाहें तो इसको आप यूं कह सकते हैं, जैसे हम बचपन में पहेलियां बुझाते थे एक दूसरे को, इस तरह के सवाल आते होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है, सवाल ये है कि 5 स्कॉलर्स ABCDE प्रेजेंट पेपर इन 5 कंसेक्यूटिव टाइम स्लॉट। और 5 स्कॉलर्स ऐसे हैं, 5 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेपर जो है वो पेश करना है, यानी रिसर्च आर्टिकल उन्होंने अपना पेश करना है। उसके लिए उन्होंने 3 रूल दिए हैं। पेपर में भी आपका बिल्कुल इसी तरह का सवाल आता है एनालिटिकल रीजनिंग का। उन्होंने 3 रूल दिए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि सी मस्ट प्रेजेंट इमीडिएट आफ्टर ए। यानी सबसे पहले ए के जब अपना रिसर्च पेपर पेश करेगा तो उसके फौरन बाद सी वाला जो है वो आके अपना पेपर पेश करेगा। दूसरा रूल जो है वो ये है कि बी कैन नॉट प्रेजेंट फर्स्ट वन और लास्ट। बी वाला जो है ये पहले और आखिरी नंबर पे अपना पेपर पेश नहीं करेगा। और तीसरा रूल ये है कि ई मस्ट प्रेजेंट एग्जैक्टली इन थर्ड। ई जो है वो तीसरे नंबर पर पेश करेगा। यानी इन्होंने इसके 3 रूल दिए हैं। सी वाला जो है वो ए के फौरन बाद बयान करेगा, यानी पहले ए उसके बाद सी। और ई वाला जो है वो तीसरे नंबर पे पेश करेगा। बी और जो है ना बी वाला जो है वो पहले और आखिरी नंबर पे पेश नहीं करेगा। इन्होंने ना इस तरह के सवाल दिए हैं। आपने ये वाली जो चीज है
इसको आपने हल करना है। ये देखिए यहाँ पे नीचे रूल लिखा भी हुआ है, लाजमी तौर पर तीसरे नंबर पर आएगा जीम जो है, और रा पहले या आखिरी नंबर पर नहीं आ सकता, बे के फौरन बाद आएगा। अलिफ हमेशा, यानी सबसे पहले ए, उसके बाद सी आएगा। बी जो है वो पहले और पांचवें नंबर पे प्रेजेंट नहीं करेगा। ई जो है वो तीसरे नंबर पर ही प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह के आपके सवाल होंगे, आपने इसकी अलग से एक तरतीब दे देनी है। इस सवाल को हल करने का तरीका भी आपके सामने यहाँ पे बता दिया है, और वो ये है, ये देख लें आप जरा। अगर दाल पहले नंबर पर हो तो दुष्ट तरतीब क्या होगी, यानी इस तरह उन्होंने पहले एक सवाल दिया, सवाल देने के बाद उन्होंने आपको तीन रूल दिए हैं। तीन रूल जो हैं वो ये है कि ए के बाद सी आएगा, बी हमेशा तीसरे नंबर पे होगा, और ई जो है वो पहले और आखिरी नंबर पे नहीं जा सकता। अब आपने इसकी एक तरतीब बना लेनी, आप इसके खाने बना लें। ये देखें, अगर दाल पहले नंबर पर हो तो दुरुस्त तरतीब क्या होगी। अब यहाँ पे दो स्लॉट आप खाली छोड़ दें, उन्होंने जो तरतीब लगाई है बताई है, आप उस तरतीब के मुताबिक उनको रखें। उनके खाने जो जो बनने हैं वो बनाएं। उसको एक साथ, जो एक साथ आएगा उसको एक साथ रखें, जिसने अलग अलग आना है। ये या तो दो तरह से सवाल हल हो सकता है। पहला तरीका वो है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेंसिल में उसके अलग अलग खाने बनाएं, उनकी सीटें मुतय्यन करें। आप ए बी सी डी को एक नाम दे दें, किसी इंसान का नाम दे लें, इसको इस अंदाज से हल कर लें। या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप अपनी अकल, समझ बूझ, और आपकी अकल माशाल्लाह इतनी तेज हो कि आप पढ़ने का फौरन बाद आपको पता चल जाए कि इसका जवाब ये है और इसमें ये चीजें आ सकती हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, अगर दाल पहले नंबर पर हो तो दुरुस्त तरतीब क्या होगी। पहले दो खाली हैं, रा ने हमेशा तीसरे नंबर पे आना है, और दाल जो जिस खाने में आएगा उसमें आएगा। कहते हैं इसके अलावा सिर्फ चार और पांच खाली हैं, जीम और अलिफ। जीम अलिफ रा, तो दुरुस्त ऑप्शन ये होगा, सबसे पहले जीम, फिर अलिफ, फिर रा, फिर बे और दाल, और बाकी बे जो है बाकी जगह पर है। तो ये इस तरह करके आपका ये सवाल जो है ये हल होगा, और इसमें आपकी जो एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग में एक और सवाल है, तो उसकी भी यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे सवाल है कि अगर अलिफ दूसरे नंबर पर हो तो आखिरी नंबर पर कौन होगा। रूल इसके वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने तीन रूल पढ़े हैं, रूल उसके वही हैं। कहते हैं अगर अलिफ दूसरे नंबर पर है तो शर्त यह है कि जीम को तीसरे नंबर पर होना चाहिए, मगर तीसरा नंबर रा के लिए मखसूस है। तो ये जो इस तरह की तरतीब है ना, ये उम्मीदवार को उलझन में डाल देती है। जो टेस्ट हल करने वाला कैंडिडेट है उसको इससे परेशानी होती है। तो आपने इस परेशानी का हल जो है ये पहले निकाल के जाना है, और आपने अपनी इस तरह से प्रैक्टिस करके जानी है। आप इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको जो है वो जीआरई की जो बुक्स हैं वो आपसे कुछ शेयर कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज़ भी चूंकि फ्राहम कर देता हूँ और इसका तरीका बता देता हूँ, वो ये हो सकती है, अगर आपको जीआरई इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा बुक से, वो बुक जो है वो आफ्टर सेशन आपसे के साथ शेयर करूंगा मैं। अच्छा, अगर जीआरई आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, मैंने जिस तरह यहाँ पे उर्दू में किया हुआ है, आप इसका तरीका ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप इसकी जो है वो एआई जो मॉडल्स हैं उनके जरिए आप इनकी उर्दू करवा लें, आप उनसे समझने की कोशिश करें, और एआई जो मॉडल्स हैं आप उनके साथ अपना सर खपाएं, और इस चीज को आप पहले से कॉपी पेंसिल के साथ हल करके जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने भी चूंकि एग्जाम दिया है, हमारे साथ भी मदरसा फेलोज थे, हमारा खुद का बैकग्राउंड भी मदरसे का है, अगर से स्कूल एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मदरसा बैकग्राउंड पे फख्र है, और मदरसे के साथ जो हमारा ताल्लुक है हम हमेशा उसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक हकीकत है वो ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका ताल्लुक जो कि मदरसा बैकग्राउंड के साथ होता है, तो इंग्लिश समझने में उनको मुश्किल पेश आती है। इंग्लिश का हल ये है कि आप उसको पहले से तैयार करके जाएं, और उसके लिए आप एआई मॉडल से मदद ले लें। जीआरई अगर आपको इंग्लिश आती है उससे समझ लें, बाकी अब आपका जीआरई वाला पोर्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमने ऐसे केस भी देखे हैं कि 50 में से 49 नंबर लेने वाला कैंडिडेट, उसको इंग्लिश की वजह से वो रह गया, इंग्लिश नहीं कर सका। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपने पहले से हल करके जानी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आ रहे हैं, और चूंकि हमारा टाइम भी मुकम्मल हो रहा है, आखिरी हिस्सा यहाँ पे हम देखते हैं
ये जो है एक एम फिल रिसर्च प्रपोजल ब्लूप्रिंट है। इसको आप रिसर्च थीसिस कह लें, और इसके साथ 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 आप इसको ये कह लें कि आपने एक खुत्ततुल बहस लिखना है। जिन्होंने तखस्सुस किया हुआ है वो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे कि खुत्ततुल बहस क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है। ये अमूमन जो है ये इस्लामिक इंस्टीट्यूट के पोर्शन में आता है, जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है उसमें आता है। शेख जायद के एंट्री टेस्ट में ये नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये स्लाइड्स इस वजह से ऐड की है कि अगर डिपार्टमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए और डिपार्टमेंट आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आप ये हल करने के काबिल हो। मैं यहाँ पे आपको इसका तारुफ करवा देता हूँ। मुत्तकिल बहस ये होता है, इसको आप रोड मैप कह लें। रोड मैप का मतलब ये है कि आपने अपनी तहकीक, अगर आप एम फिल कर रहे हैं तो एम फिल में आप एक मकाला लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, तो आप उस थीसिस को किस तरह पूरा करेंगे, और उस थीसिस में आप किस तरह इन्वॉल्व होके उसको किस तरह एंड तक लेके जाएंगे, उसका रोड मैप क्या होगा, और खुलास खाका तहकीक क्या होगा। तो ये जो है ये आप एक दफ़ा लाजमी देख के जाइएगा। अमूमन ये सवाल नहीं आता, और इस दफ़ा इस सेशन की वजह से मैंने अपने असातिज़ा से और शेख जायद की जो असातिज़ा स्पेशली उनसे कांटेक्ट करके इस चीज़ को कंफर्म भी किया है, ये आपके रिलेटेड सवाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना ये था कि स्कॉलर्स देख के आए, अगर ये आ जाए तो इसको हल करने के काबिल। तो मोज़ेस स्कॉलर्स, ये आप सिर्फ देख के जाइएगा, इस पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अमूमन शेख जायद में ये सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके यूं कह लें कि 10% चांसेस हैं कि ये सवाल आ जाए शेख जायद के एंट्री टेस्ट में। तो आपने इसमें ये देखना है कि खाका तहकीक क्या है। इसमें आपने कोई भी एक मौजू ले लेना है, सीरत का मौजू ले लें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तदाई मराहिल हैं नबूवत के, वो ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत ले लें, मदनी जिंदगी ले लें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई एक पहलू खास कर लें। उस पहलू में आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने उसका तारुफ पेश करना है। इसको काइंडली अपने पास नोट कर लीजिए कापियों पे। यहाँ पे ये जो है वो जो स्लाइड्स हैं उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, इसको आप खुद से नोट कर लें। इसमें आपने सब एक बुनियादी तारुफ देखना है। तारुफ देखने के बाद आपने उस काम की अहमियत बतानी है कि ये काम करने के बाद मुआशरे को क्या फ़ायदा होगा, इल्मी तौर पे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आपने लिखनी होती है। उसके बाद आपने देखना है कि ये काम मैं कर रहा हूँ तो इस काम के करने का मकसद क्या है, सवालात तहकीक क्या है। तीसरे नंबर पे आपने इसका देखना होता है कि मकासद तहकीक क्या है, ये काम करने के बाद कौन कौन से मकसद जो है वो हासिल किए जाएंगे। और चौथे नंबर पे आपने उसकी जो अबवाब बंदी है वो देखनी है कि इस किताब में या इस थीसिस में मैं इतने बाब बनाऊंगा, उसकी इतनी फसूल होंगी। और आखिर पे आपने मसादर व मराजे लिखने हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर सा बताया है, सिर्फ 4 से 5 स्टेप बताए हैं। जबकि जो हकीकी खाका होता है उसमें अमूमन तकरीबन 8 से 10 स्टेप होते हैं। ये मैंने आपको हाफ बताया है, और ये आपके पेपर के लिए और एंट्री टेस्ट के लिए ये बेहतरीन है। अगर आपका ये सवाल आ जाए, आप ये 3-4 चीजें भी लिख दें, तो आपके इंशाल्लाह लाजमी तौर पे सवाल के नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये आपका टेस्ट था, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है। इस अंदाज से आप करें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज करें और बारी बारी आप क्वेश्चन कर लें। अगर नहीं है तो फिर हम ये सेशन ऐड करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? ये चैट बॉक्स में देख लीजिए उजैर भाई, पेपर अरबी में होगा या मिक्स। अ, अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है, दरस निज़ामी के बाद BS नहीं किया। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली इजाज़त दी है कि जिन्होंने दरस निज़ामी किया हुआ है तो वो अपनी शहादत आलमिया की सनद पे वो MPhil में जा सकते हैं। पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से पाबंदी थी, इस साल ये पाबंदी खत्म हुई है। अच्छा जी, पेपर अरबी में होगा या मिक्स होगा? पेपर जो आपका होगा सब्जेक्ट वाइज होगा, वो आपका उर्दू में होगा। अरबी का जो पैराग्राफ होगा और उसके आपने वो लिखने होंगे, इराब लगाना है और उसका तर्जमा लिखना है। इंग्लिश का जो पैराग्राफ होगा उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है।
इसके अलावा बाकी जो सवालात होंगे वो सारे उर्दू में होंगे, और पेपर की जितने भी क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तफसीली सवाल नहीं। अगर आपको कोई तफसीली सवाल आया तो वो जो है वो वहां से आएगा खुत्ततुल बहस वाला। इसके अलावा तफसीली सवाल आपका सब्जेक्ट पोर्शन में नहीं होता। और जहां तक बात है जीआरई बेस की, तो उसमें आपका जीआरई का जितना पेपर होता है वो टोटली एमसीक्यूज होता है, वो लिखने वाला नहीं होता, एमसीक्यूज होता है, आपने उसमें से ऑप्शंस सिलेक्ट करने होते हैं। अच्छा जी सर, इम्पोर्टेंट सिलेबस बता दें। इम्पोर्टेंट सिलेबस गुलदस्ता मुआवने इम्तिहान कर लें। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है वो ये है कि आप एमए इस्लामिक स्टडीज जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस है, आप उस सिलेबस को लाजमी देखें। और ख़ास करके ना ये लाजमी याद रखिएगा कि आपने मुसन्निफीन के नाम, जो किताबें आप सिलेबस में पढ़ें, उन मुसन्निफीन के नाम अमूमन 2, 3 नंबर, 4 नंबर लाजमी तौर पे आ जाते हैं। आपसे मुसन्निफीन के नाम पूछे जाते हैं, वो उसूल हदीस की कुतुब से हों, वो तफसीर की कुतुब से हों। जैसे ये पूछ लिया जाता है अल-फौजुल कबीर के मुसन्निफ का नाम कौन है, और इसी तरह बिदायतुल मुजतहिद का मुसन्निफ कौन है। इसी तरह आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है उलूमे हदीस की कोई सी 2 कुतुब और उनके मुसन्निफीन के नाम लिखें। तो ये आपके शॉर्ट सवाल होते हैं। एमसीक्यूज कितने होंगे ये डिपार्टमेंट पॉलिसी है, ये हमें पहले नहीं पता होता कितने होंगे। जब ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तभी पता चलेगा कितने होंगे। अगर आपका 50 नंबर का पेपर हुआ, 30 नंबर के सब्जेक्ट वाइज होंगे और 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। अगर आपका 100 नंबर का हुआ तो 50 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्ट पोर्शन आपने लिखना है, वो सब्जेक्टिव होगा, और जो जीआरई बेस वाला होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस होगा। सर अगर अप्लाई के बाद फीस एक दिन लेट हो जाए तो एंट्री टेस्ट की इजाज़त होगी या नहीं? देखें जी, अगर आपने फीस जमा करवाने के बाद अपनी एप्लीकेशन जनरेट की है, यानी वो जब आप फीस जमा करवाते हैं ना अप्लाई करने के बाद, आपका चालान प्रिंट होता है। चालान के प्रिंट होने के बाद उस चालान की जो इंफॉर्मेशन है, यानी आपने किस बैंक में जमा करवाया है और किस डेट को जमा करवाया है, और फीस जमा करवाने का सबूत, वो स्क्रीनशॉट या रसीद, वो आपने उस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आती है। तो अगर तो वो आपकी आ गई है, यानी आपने वो फीस अपडेट की है और आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ गया है, तो आप जरूर टेस्ट में जाएं, इजाजत होगी। टेस्ट की डेट और टाइम क्या होगा? 21 जुलाई है गालिबन, सोमवार है। 21 जुलाई को बन रहा है सोमवार या मंगल है, 20 को है या 21 को है ये कंफर्म नहीं। मौलाना शकील साहब आप ये कंफर्म कर दें, ये 20 को है या 21 को है? ये आपको ग्रुप में ना मेंशन कर दिया जाएगा 20 को है या 21 को है। सर जी रोल नंबर स्लिप कब आएगा? रोल नंबर स्लिप वही है जो आपने चालान फॉर्म जमा करवा दी और आपकी एप्लीकेशन है। जब आपने टेस्ट वाले दिन जाना है तो आपने अपने साथ अपना आईडी कार्ड, असल आईडी कार्ड, CNIC, और इसके साथ जो आपने अपनी एप्लीकेशन आपको मिली है, आपने जनरेट की है, जिन्होंने फॉर्म madrasa.pk से, आप सब ने madrasa.pk से फॉर्म सबमिट करवाया है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, एप्लीकेशन भी सेंड की गई है। तो वो एप्लीकेशन जो है आपने उसका प्रिंट ले लेना है, और उसके साथ आपने जो पेड चलान है आपका, अगर आपने जैज कैश इजी पैसा के थ्रू वो 2050 रुपये जमा करवाए हैं तो वो उसकी रसीद का प्रिंट ले लें। अगर आपने बैंक से जमा करवाए हैं तो उसके ऊपर स्टैंप या बैंक की जो रसीद है वो आपने साथ लेके जानी है। ये 3 चीजें आपकी रोल नंबर स्लिप ही हैं। एक आपका CNIC शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पे आपके एप्लीकेशन, और तीसरे नंबर पे जो आपने अपना चालान सबमिट करवाया है उसकी पेड रसीद जो है वो होगी। टेस्ट कितने मिनट का होगा? ये 3 घंटे का होता है। मुझे इस हवाले से कोई जीमेल नहीं आई अभी तक। तो भाई आप अपनी वो कंफर्म करें ना, अपडेट करें, आपने जो जीमेल आईडी लगाई है वो देखें वो सही है या नहीं सही। और इसके साथ आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन करें, चेंज कर, उसको अपडेट करें, उसके बाद अपनी जनरेट एप्लीकेशन करें, आपको जीमेल आ जाएगी। सेंटर का कैसे पता चलेगा? डिफरेंट सिटीज में है, लाइक मेरा DG खान है। नहीं, ये वो वहीं पे होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी शेख जायद इस्लामिक सेंटर में। मैंने आपको तस्वीर दिखाई है शुरू में, ये जो ऊपर गुंबद वाला हिस्सा है उसमें आपका टेस्ट होता है। वहां पे आपने